हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16। इसमें अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो कैपेसिटर आप लोगों के पास होते हैं। कैपेसिटर के अंदर हम लोग डायलेक्ट्रिक स्लैब जो होते हैं वो अलग अलग टाइप में उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सिर्फ एक मतलब डायलेक्ट्रिक स्लैब नहीं, बहुत सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग कैपेसिटर के प्लेट के अंदर अरेंज कर सकते हैं। और कैसे इसमें इंसर्ट करने से सीरीज टाइप होते हैं, कैसे अरेंज करने से पैरेलल होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक, उसको हम लोग अभी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसलिए टॉपिक का नाम दिया है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होगा, बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर हम लोग रखेंगे इन सीरीज अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट। अभी सीरीज अरेंजमेंट कैसे होते हैं उसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं उसको पहले देखो। ये सपोज हमारे पास एक कैपेसिटर प्लेट है, ये एक कैपेसिटर प्लेट का पी टर्मिनल है, ये है सपोज कैपेसिटर का लेफ्ट साइड और ये सपोज कैपेसिटर का राइट साइड है। ये तुम लोगों का सपोज ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पे ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, ये सपोज नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका जो डिस्टेंस था बिटवीन दिस कैपेसिटर प्लेट एंड दिस कैपेसिटर प्लेट, ये डिस्टेंस कितना था, डी था। अभी इस डी डिस्टेंस के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका सपोज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 एक्सेट्रा यहाँ पे रखा हुआ है और सभी का जो थिकनेस है वो सपोज T1, T2, T3, Tn ऐसे हम लोगों ने रखा हुआ है। ये जो थिकनेस है ये कभी कभी सिमिलर टाइप का भी हो सकता है, मतलब सभी का थिकनेस सेम भी हो सकता है या अलग अलग भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इसको न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग अभी जो हम लोग देख रहे हैं सपोज थिकनेस सभी के अलग अलग है, T1, T2, T3 अप टू Tn यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, मतलब n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोगों ने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। तो अभी अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमको कैसे पता चलेगा कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग यहाँ पे रखा हुआ है, ये जितने सारे स्लैब है ये रखने से क्या हो रहा है, तुम लोग देखो। बिफोर इंसर्टिंग दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें कैपेसिटर हमारे पास कितना था, सिर्फ एक कैपेसिटर था। अभी जब हम लोग यहाँ पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर भी क्या आ जाएगा, बहुत सारे आ जाएंगे। कैसे आएंगे, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके लिए हमको जितना जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे है इसके लिए अलग से कैपेसिटर यहाँ पे फॉर्म हो गया। यहाँ पे K2 रख दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये अलग सा स्लैब है, इसके लिए भी अलग सा क्या होगा, कैपेसिटर यहाँ पे अरेंज हो गया। तो इसलिए ये सब जितने सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये सब यहाँ पे हमको अरेंज करने से क्या होगा, अलग अलग कैपेसिटर यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी हमको कैसे पता चलेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे रखने से ये सीरीज में है या पैरेलल में है। आप लोगों को इजी तरीका आप लोगों को समझने के लिए मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो सपोज ये दोनों जो है n है कैपेसिटर प्लेट्स का, इसमें डिस्टेंस है d और ये जो कैपेसिटर्स K1 है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K1, K2, K3 है अब तो Kn, इन सभी ने क्या किया है, ये जितना डिस्टेंस था d का जो डिस्टेंस था, ये K1 जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था इसका जो थिकनेस था T1 इसने शेयर किया, थोड़ा सा d से T1 ले लिया, थोड़ा सा इसने ले लिया। K2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है इसने क्या किया, d से T2 पार्ट ले लिया। मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस था अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने क्या किया, अपने बीच क्या है वो शेयर कर लिया। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस शेयर हो गया। ये K1, K2, K3 अप टू Kn, ये सभी ने क्या किया, डिस्टेंस शेयर किया। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सब जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है। नहीं तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, सपोज ये जितने सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जब हम लोग यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता, सपोज यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेट है, इस कैपेसिटर प्लेट में सपोज मैं एक की जगह पे सपोज दो यहाँ पे देख देता हूँ। सपोज ये दो कैपेसिटर प्लेट है, सपोज ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये पूरा डिस्टेंस में से ये सपोज इसने d/2 ले लिया और इसने सपोज पूरा d/2 ले लिया। अभी ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल था, ये सपोज नेगेटिव टर्मिनल था। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अभी है यहाँ पे, ये क्या होगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ से लेने से क्या होगा, इसमें जो पहले हम लोगों ने बोला था जो डायपोल में यहाँ पे होते थे वो क्या होता थे, सब जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से इस स्लैब में क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे। फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का ये जो लेफ्ट फेज है, ये जो राइट फेज है, इसमें यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज आ गया और इसमें क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसलिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये जितने सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, अगर यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, फिर से यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे इसके लिए प्लस आएगा, फिर से यहाँ पे माइनस आएगा, फिर से प्लस, फिर से माइनस, फिर से प्लस। तो इसलिए एक आप लोग देखो क्या हो रहा है, अरेंजमेंट जो है प्लस माइनस ऐसे अरेंजमेंट आ रहा है। इसलिए जो कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे बोले थे,
जो कोई भी कैपेसिटर प्लेट होगा उसका अगर पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लस कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डायलेक्ट्रिक स्लैब जो है यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस अरेंज में ऐसे आ गया, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितने सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब है दे ऑल आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे हम लोग इसको प्रॉपरली देख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे, जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को हम लोग एक कैपेसिटर प्लेट के अंदर रखेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस चेंज होता था, क्या मिलता था हम लोगों को, व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड ओनली वन डायलेक्ट्रिक स्लैब, उसका फॉर्मूला था ये C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये था फॉर्मूला व्हेन वन डायलेक्ट्रिक स्लैब वाज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इसलिए मतलब क्या हुआ, ये जो D था हमारे पास, ये D तो D ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन T जो है अभी ये जितने सारे T1 T2 T है, इस जगह पे हम लोग को T की जगह पे हम लोग यहाँ क्या पुट करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे हम लोग पुट करेंगे। अब तो कहाँ तक जाएगा, Tn तक जाएगा, क्योंकि Tn नंबर हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है। और उसके बाद क्या है, इस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, T1 बाई K1, उसके बाद क्या आएगा, T2 बाई K2 आएगा, क्योंकि हम लोगों ने n नंबर लिया है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, Tn बाई Kn तक आएगा। तो यहाँ तक हो गया। तो ये जितने सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब था सीरीज क्यों आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया। और अभी देखो ये T1 से T2 T3 Tn, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जितना सारा डायलेक्ट्रिक स्लैब था सभी का अगर थिकनेस हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक, ये D मिल जाएगा फिर से। सो ये अगर ये D हो जाता है तो हम लोग इसमें लिखा है इसलिए, बट T1 प्लस T2 प्लस Tn अप टू ऑल इज इक्वल टू क्या आएगा, D आएगा। मतलब इन सभी का थिकनेस अगर हम लोग जोड़ देंगे फिर से क्या मिलेगा, ये डिस्टेंस जो है D था वो D मिल जाएगा। तो D लिख दिया। तो इस एक्सप्रेशन हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सप्रेशन था ये हम लोग यहाँ पे D पुट कर देंगे। तो देखने में कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन नॉट बाई A, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए D, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। फाइनली यहाँ पे क्या रहेगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, Tn बाई क्या आ जाएगा, Kn आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से D कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई ये जो पोर्शन होगा सिर्फ ये पर रहेगा, T1 बाई K1, उसके ऊपर रहेगा T2 बाई K2 प्लस यहाँ पे आएगा, इसको हम लोग दो के यहाँ पे लिखते हैं Tn बाई Kn। तो ये है हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक। जब हम लोग कैपेसिटर प्लेट के अंदर रखेंगे तो फाइनली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स हमको मिलेंगे तो वो फॉर्मूला होगा ये ऐसा, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए ऐसा आएगा। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे 2-3 स्लैब लेके आप लोगों को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो थ्योरी था इसके लिए ये था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर n नंबर ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन सीरीज कनेक्शन इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। आप लोगों को फिर से मैं अगर रिपीट कर देता हूँ, ये सब हमको कैसे पता चलेगा कि ये सब सीरीज में अभी है, क्योंकि जब ये पॉजिटिव प्लेट अगर कैपेसिटर प्लेट का यहाँ पे है, ये सब पास नेगेटिव प्लेट है, तो डायलेक्ट्रिक स्लैब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, डायलेक्ट्रिक स्लैब में जितने सारे चार्जेस थे वो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा इस तरफ, और इस स्लैब में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। फिर से इस स्लैब में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और इस राइट फेस में आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, इसमें आ जाएगा ऐसे पॉजिटिव। तो क्या हो गया अरेंजमेंट, प्लस माइनस हो गया। तो इसलिए सभी जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है ये सीरीज कनेक्शन में आ गया था। तो हो गया इसके लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर प्लेट का एरिया यहाँ पे ए लिया था, तो इसमें भी हम लोगों ने एक कैपेसिटर प्लेट का जो एरिया है अभी यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे इस अरेंज में हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली रखा जैसा हुआ है। तो ये सपोज पॉजिटिव टर्मिनल हो गया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट, और ये जो नीचे वाला था क्यू टर्मिनल, ये सपोज नेगेटिव प्लेट हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, देखो K1 K2 K3 ये सभी को जो लिया हुआ है, अभी डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस सभी का सेम, मतलब जो लेंथ है, ये जो हम लोग लेंथ बोल सकते हैं इसको। अभी सपोज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है कैपेसिटर प्लेट का जो लेंथ है, इसको हम लोग ये स्लैब का जो है, स्लैब का हम लोग लेंथ समझ सकते हैं कि ये D है। ठीक हो गया, ये D हो गया। लेकिन एरिया जो अभी देखो, ये पूरा एरिया था यहाँ से यहाँ तक लेके एरिया था A, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये स्लैब जो था, ये स्लैब ये पूरा एरिया में से क्या ले रहा है, A1 ले रहा है। K2 वाला स्लैब क्या ले रहा है, एरिया A2 ले रहा है। तो ऐसे AN तक हम लोगों ने लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया ऑफ द कैपेसिटर प्लेट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में एरिया ऑफ द प्लेट यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो जब एरिया शेयर करेंगे ऑल द डायलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, तो क्या आएगा, हम लोग समझ सकते हैं कि
ये K1, K2, K3, Kn ऑल आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो और जो हम लोगों का दूसरा तरीका था वो समझने के लिए क्या था, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जितने सारे स्लैब्स है, इन स्लैब में ये सभी जो स्लैब है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये सभी पॉजिटिव जो पार्ट था यहाँ पे जो था पॉजिटिव पार्ट के साथ, ये सभी जो है पॉजिटिव पार्ट के साथ इसमें कनेक्टेड है, और नीचे वाला जो पार्ट है सभी स्लैब का वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसलिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि K1, K2, K3 up to Kn all the dielectric slab are connected in parallel because all of their upper part is connected directly to the positive terminal of the capacitor plate, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ नीचे वाला पार्ट जो था वो यहाँ पे कनेक्टेड है डायरेक्टली। इसलिए बोल सकते हैं कि K1, K2, K3 up to Kn ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो इसलिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब हम लोग इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। तो हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्टली जस्ट क्या करते थे, कैपेसिटर्स को जस्ट प्लस कर देते थे। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है C इक्वल टू, ये सपोज कैपेसिटर C1 हुआ, ये सपोज C2, C3 अप टू Cn है, तो सभी को जस्ट प्लस कर दो। तो इसके लिए अभी हमको देखना क्या है, अगर ये सभी कैपेसिटर यहाँ पे जो सभी कैपेसिटर है तो इसके लिए पैरेलल पे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन A/d था, लेकिन इसका डायरेक्ट कांस्टेंट K1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, एप्सिलॉन A1/d इंटू K1 पहले वाले डायलेक्ट स्लैब के लिए, मतलब ये एक पार्ट हो गया हम लोग का कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए ये है कैपेसिटेंस। दूसरे वाले के लिए भी क्या आएगा, एप्सिलॉन A2/d, यहाँ पे आएगा K2। ऐसे करके हम लोग क्या मिलेंगे, एप्सिलॉन AN/d अप टू Kn। ये हो गया। अभी यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन A/d यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन/d कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रहेगा, A1 प्लस A2 K2 प्लस AN Kn रह गया यहाँ। अभी अगर हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये जितने सारे एरिया है, सपोज A1, A2, A3 अप टू AN, इन सभी डायलिसिस स्लैब का अगर एरिया इक्वल हुआ सबका, सपोज ये हो गया A, मतलब ये टोटल एरिया जो था हमारे पास इन सभी डायलिसिस स्लैब के बीच कितना हुआ, टोटल एरिया था A। अभी n नंबर ऑफ डायलिसिस स्लैब यहाँ पे होगा तो एक एक डायलिसिस स्लैब के अंदर कितना आएगा, A/n आ जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग के पास टोटल एरिया था A और ये सभी डायलिसिस स्लैब का जो एरिया है, एरिया सपोज सबका सेम है, तो एक एक डायलिसिस स्लैब के पार्ट में कितना आया हुआ है, ये जो है ना हमारे पास, तो एक एक डायलिसिस स्लैब के पार्ट में कितना एरिया आया हुआ है। टोटल एरिया अगर A था और यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ A है, तो एवरेज से अगर देखेंगे तो एक एक डायलिसिस स्लैब में कितना आ रहा है, टोटल एरिया वो आ रहा है A/n आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ दिस A, यहाँ पे जो लिखा है ना A1, A2 सपोज AN लिखा है, तो एक एक स्लैब के लिए कितना आ रहा है, A/n आ रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं A/n, क्योंकि हम यहाँ पे जो हम लोग निकलने जा रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलने जा रहे हैं, फाइनली जो एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे मिलेंगे, दैट विल बी लाइक वी आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर वन कैपेसिटर। इसलिए हमको यहाँ पे एक कैपेसिटर में जो जितना मिलेगा एरिया, इसके लिए यहाँ पे इसको लेना है, A/n लेना है, इसलिए A/n ले लिया। और बाकी डायलिसिस स्लैब जो यहाँ पे रहेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू Kn, इन सभी को जस्ट प्लस करना है। तो ये आप लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर डायलिसिस स्लैब इंसर्टेड पैरेलली इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो है हम लोग इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द डायलिसिस स्लैब जो है उसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। वीडियो जो है आप लोग फॉलो करते रहिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। मैं दूसरे टॉपिक में जो है न्यूमेरिकल में आ रहा हूँ अभी। बच्चे इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ C1 इक्वल टू 3 पिकोफेराड, C2 इक्वल टू 2 पिकोफेराड, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। मतलब यहाँ पे हमारे पास है A टर्मिनल, ये हो गया हमारे पास A टर्मिनल और ये है B टर्मिनल, और यहाँ पे जो C1 कैपेसिटेंस बोला है, C1 कैपेसिटर, तो ये C1 ABC1 ABC1 ABC1, मतलब ये सारों कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो है 3 पिकोफेराड। C1 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 इन सभी का वैल्यू है 3 पिकोफेराड। और C2 मतलब 2 पिकोफेराड, मतलब यहाँ पे ये C2 और ये भी C2 है, इन दोनों का वैल्यू कितना है, 2 पिकोफेराड। तो अभी हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको पहले क्या सोचना होगा, चार्ज कहाँ से जा रहे हो वो देखना होगा। तो इसके लिए हमको यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोज पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, सपोज ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो गया सपोज निगेटिव टर्मिनल। तो इसके लिए हम लोग निगेटिव टर्मिनल जब यहाँ पे लिया हुआ है, ये हो गया बी टर्मिनल निगेटिव के साथ, ये हो गया पॉजिटिव के साथ। अभी चार्ज क्या होगा, चार्ज इस टर्मिनल जो है यहाँ से जाएगा, तो जाने के बाद पहले C1 जो हो गया, C1 को थोड़ा चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद क्या होगा, चार्ज आके यहाँ पे पहुँच जाएगा, इस पॉइंट पे चार्ज पहुँच जाएगा, सपोज चार्ज Q है, यहाँ पे पहुँच जाएगा। अभी इसके बाद क्या होगा,
ये जो चार्ज होगा चार्ज, ये जो आर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्म है इस आर्म में, और ये जो आर्म है ये इस आर्म में, मतलब ये जो यहाँ से लेके C1 C2 C1 इस आर्म में जो है इस पे एक ही आर्म समझ लो कि इसको ये एक आर्म है, क्योंकि इसमें एक ही वायर के अंदर क्या है C1 ये C2 और C1 ये सभी ऐसे कनेक्टेड है, और दूसरा आर्म है यहाँ पे C2। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो चार्ज Q था Q इसमें और ये जो आर्म है इसमें डिवाइड हो गया। मतलब क्या होगा, ये जो पार्ट है ये आर्म और ये जो आर्म, इन दोनों के आर्म क्या है पैरेलल में है, लेकिन ये जो आर्म है C1 C2 C3 में जो ये सारा यहाँ पे जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे क्या होगा, इस आर्म में कभी भी चार्ज क्या होगा डिवाइड नहीं होगा, चार्ज सिर्फ ये आर्म और ये जो आर्म है इसमें डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को एक नाम भी दे सकते हैं। सपोज ये नाम हो गया, सपोज ये टर्मिनल सपोज आप लोगों का हो गया, सपोज ये L हो गया, ये M और ये सपोज O हो गया, तो LMNO। तो इसमें से अगर हम लोग देखेंगे LO और LMNO, ये LMNO जो आप लोगों का ये है जो पार्ट है, इस पार्ट में कहीं पे भी चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है जो LO और LMNO इस आर्म में चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये पार्ट और ये जो आर्म है ये दोनों पैरेलल में जाएगा, लेकिन ये जो चार्ज इसमें से जाएगा C1 C2 और C1 के थ्रू जब जाएगा चार्ज डिवाइड नहीं होगा, तब मतलब क्या होगा, ये कैपेसिटर ये और ये तीनों सीरीज में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन, यहाँ पे ऐसा निकल सकते हैं आप लोग समझने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन, ये पार्ट का नाम ले सकते हैं आप लोग LMNO। तो यहाँ पे लिख सकते हो इन LMNO, ये जो एक आर्म है LMNO आर्म, इस आर्म में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे CS, सपोज लिख दिया CS1 लिख देंगे। सपोज CS1 हुआ तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस फिर से लिखेंगे 1/C1। तो 1/C1 मतलब क्या था, यहाँ पे 3, यहाँ पे है 2 और फिर से आएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1 क्या आएगा, फिर से 3 आएगा। तो इसका जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, ऊपर कितना आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, मतलब क्या होगा 7/6। तो ये होगा CS1, 1/CS1 मतलब क्या होगा 7/6, मतलब क्या होगा CS1 इक्वल टू आएगा 6/7। अभी ये जो आर्म था ये LMNO आर्म LO आर्म के साथ क्या है पैरेलल है, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका जो आप लोग इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाना चाहते हो आप लोग दे सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे दिखेगा, ये हो गया सपोज A, ये B हो गया, तो यहाँ पे A पार्ट था, उसके बाद हमारे पास A पार्ट है, उसके बाद A पार्ट है। अभी ये तीनों का जो है, इन तीनों के जगह से हम लोग क्या मिलेंगे, इन तीनों से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है 6/7। तो वो पार्ट क्या होगा इसके साथ पैरेलल में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 6/7। और यहाँ पे हमको पता, यहाँ पे है C2, ये C2 था, यहाँ पे C1, यहाँ पे भी C1। तो अभी इन दोनों का जो है हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे, वो कितना आएगा, यहाँ पे सपोज ये CS1 है, CS1 का वैल्यू है ये। अभी यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ये दोनों आर्म का इक्विवेलेंट लेंगे, तो हम लोग लिख देखते हैं यहाँ पे, इसको सपोज यहाँ पे लिखते हैं C, अभी क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो CP1 ले लेते हैं। C पे हम लोग सिर्फ दोनों को प्लस करना है, तो C2 का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं C2 प्लस CS1 का वैल्यू आएगा। तो C2 मतलब यहाँ पर कितना था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस वो आएगा 6/7, तो क्या होगा 7 to 14 प्लस 6, तो आ गया 20/7। अभी इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम हमको मिलेंगे इस पार्ट के बाद, वो क्या मिलेंगे, अभी ये तीनों मतलब ये 2 पार्ट था, मतलब ये पार्ट दोनों मिलके और एक पार्ट मिला ना अभी हमको, तो क्या मिलेंगे फाइनली ये ऐसा मिलेंगे। तो ये हो गया फाइनली, ये है B, इसका सर ये ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली हमको मिल रहा है, यहाँ पे आ रहा है CP1, यहाँ पे पहले से C1 था और यहाँ पे भी C1 था। तो ये तीनों अभी जो है सारा जगह यहाँ से जाएगा, सारा यहाँ से जाएगा, तो क्या होगा
यहाँ से जाके ऐसे आके फिर से यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कहीं पे भी चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये तीनों फिर से क्या आएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं CS2, तो यहाँ पे आएगा 1/CS2 लिखो। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखो 1/CS2 लिखो। लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 1/C1 प्लस 1/CP1 प्लस 1/C1। तो 1/C1 मतलब क्या था, फिर से 3 था, तो यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे था 6/CP1 था, CP1 मतलब क्या 20/7, मतलब ये क्या है जब उल्टा हो जाएगा वो होगा 20/7 था ना, तो 7 ऊपर जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा फिर से 1/3। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 3 7 21, फिर से आएगा 20। तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है, ये करने के बाद फाइनली आंसर कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 20 प्लस 20 40 और 21, मतलब यहाँ पे आ रहा है 61/60। तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, CS2 मिलेगा ना। तो CS2 को तो कितना आएगा, उल्टा हो जाएगा, ये होगा 60/61 पिको फैराड। तो यही है आप लोगों का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो जब भी आप लोग ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके आप लोग चाहे तो इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके इजी स्टेप से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायग्राम नहीं बनाना नहीं से भी आप लोग क्या होगा, इक्वली आप लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं अगर इमेजिन कर सकते हैं तो इसको आप लोग अभी पॉज करके नोट कीजिए। मैं अभी और इसी टाइप के कुछ दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब भी, इसको पॉज करके लिखिए। बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में दिया है इफ C1 इक्वल टू 20 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 30 माइक्रोफैराड एंड C3 इक्वल टू 15 माइक्रोफैराड एंड द इंसुलेटेड प्लेट, मतलब ये जो प्लेट है और प्लेट C1 बोला है, इसका पता है कैपेसिटर हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो क्या बोला है, एंड द इंसुलेटेड प्लेट C1 बी एट ए पोटेंशियल ऑफ 90 वोल्ट, मतलब ये जो टर्मिनल है इसको हम लोगों ने यहाँ पे 90 वोल्ट में रखा हुआ है, ये 90 वोल्ट। तो वन प्लेट ऑफ C3 बीइंग आर्टेड, मतलब ये जो C3 का जो राइट प्लेट है ये यहाँ पे क्या है, आर्थिंग किया हुआ है। अगर ये आर्थिंग किया होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा पोटेंशियल 0, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा 0 होगा। यहाँ पे मतलब क्या होगा, V इक्वल टू यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है V इक्वल टू है 90 वोल्ट। तो अभी क्या बोला है, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स C2, मतलब C2 में हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो बच्चों देखो अभी यहाँ पे ये जो तीनों कैपेसिटर हमारे पास है C1 C2 C3, ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आप लोगों को देखते से ही पता चल रहा है क्योंकि चार्ज अगर यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, चार्ज यहाँ से जब जाएगा सब C1 में जब जाएगा, C1 से फिर से C2 में जाएगा और चार्ज जो जाएगा, तो अभी ये सब क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी ऑलरेडी है। तो इसका पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा आप लोग पता ही है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्योंकि सीरीज में है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, C2 का दिया है 30 माइक्रोफैराड और C3 का दिया है 15 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 1/CS लगा लो, तो यहाँ पे आएगा, नहीं तो सिर्फ C लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो 1/20 ये आएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो फाइनली क्या आ रहा है 1/C इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15 आ रहा है। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम करके देखो कितना आएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दे देता हूँ, आप लोग खुद देखो 20 30 और आ गया 15। आप लोगों में से बहुत लोग को ये एलसीएम निकालना नहीं आता, आप लोग कीजिए अभी, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कितना आ रहा है 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 12 5 जा 60 आ रहा है। तो एल से आप लोग देखो यहाँ पे आएगा 60, 1/C मतलब यहाँ पे आएगा 60, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 प्लस 4। समझ में आ रहा ना, 20 से 60 को डिवाइड किया 3, तो इसमें से आएगा 2, इसमें से आएगा ये 4। तो फाइनली इसमें कितना रहेगा आंसर 1/C इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया 5, 5 प्लस 4 हो गया 9, सो 9/60
तो यहाँ पे आएगा C इक्वल टू 60/9। एक बार करके आप लोग देखो खुद से। तो 60/9 मतलब क्या आएगा, फिर से कैंसिल करने से यहाँ पे आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 3। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 20/3। ये होगा आप लोग का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C। ये क्या है माइक्रोफैराड में आएगा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है 90, वहाँ पे है 0। सो पोटेंशियल डिफरेंस वो भी कितना आ रहा है 90 - 0 मतलब क्या आएगा 90 आ रहा है। तो चार्ज कितना आएगा, यहाँ से जब चार्ज आएगा, चार्ज कितना जाएगा, Q इक्वल टू आता है C इंटू V। तो C कितना था हमारे पास 20/3 इंटू यहाँ पे आएगा 90, मतलब क्या होगा 3 से इसको डिवाइड करो, ये हो गया 30, तो आ गया 600। 20 इंटू 30 क्या आएगा 600। चार्ज क्या आएगा माइक्रोकूलम में आएगा, तो ये होगा माइक्रोकूलम चार्ज। और अभी कैपेसिटेंस हमको जो है यहाँ पे C2 का वैल्यू अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया था, चार्ज यहाँ से जो है 600 माइक्रोकूलम यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। अभी हमारे पास जो है चार्ज हो गया और इसका कैपेसिटेंस ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल हम लोग सपोज इसके लिए हो गया V1, ये सपोज V2, ये सपोज हमारे पास V3 है। तो इसके लिए जब पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा V2 इक्वल टू क्या आएगा, जैसे आप लोग के पास फॉर्मूला था ना Q इक्वल टू अगर CV होते हैं तो V इक्वल टू क्या आएगा Q/C आएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग Q/C। तो Q/C, Q मतलब हो गया 600, C मतलब कितना था कैपेसिटेंस, C2 का है 30, ये है 30, मतलब क्या आएगा 20 वोल्ट आएगा। तो ये होगा आप लोगों का आंसर। तो आउट ऑफ दिस 90 वोल्ट डिफरेंस इस ये कितना ले रहा है 20 वोल्ट। इसी तरह आप लोग बाकी जो दो है इसके लिए भी आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जितना था उतना ही यहाँ तक ख़त्म हो गया। तो ये आप लोग पॉज करके लिखिए, मैं अभी और दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो। 4 capacitors are connected as shown in the figure. Calculate capacitance between x and y. यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल है x, वो टर्मिनल है y। यहाँ पे कैपेसिटर दिया है 2 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 5 माइक्रोफैराड और ये है 10 माइक्रोफैराड। अभी हमको चाहिए क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y चाहिए। तो पहले देखो, ये अभी हमको पता नहीं सीरीज और पैरेलल कैसे है। तो पहले हम लोग देखेंगे ये जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग सपोज पॉजिटिव वर्स यहाँ पे दे देते हैं। सपोज ये जो टर्मिनल है ए, इसके सपोज हम लोग यहाँ पे सपोज बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल छोड़ो अभी, सब पॉजिटिव सब देखो। तो अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव टर्मिनल में क्या होगा, ये पहले जो कनेक्टेड है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इसके साथ ये जो 2 माइक्रोफैराड का जो लेफ्ट प्लेट है ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से इस पॉइंट पे कनेक्टेड है थ्रू दिस वायर। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्टेड है इस पॉइंट पे। तो मतलब ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉइंट पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। और ये जो 3 माइक्रोफैराड का जो राइट प्लेट है और 5 माइक्रोफैराड का जो लेफ्ट प्लेट है, ये भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और ये प्लेट भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड का जो एक प्लेट है, ये सभी क्या है एक पॉजिटिव टर्मिनल के ऐसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब क्या होगा, दूसरे प्लेट भी क्या होगा नेगेटिव टर्मिनल के साथ कहीं पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड का ये तीनों प्लेट क्योंकि एक टर्मिनल में ऐसे कनेक्टेड है, सो दे ऑल आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड आर इन पैरेलल कनेक्शन। अगर पैरेलल कनेक्शन में आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखो आप लोग जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। द प्लेट्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। तो लिखो one plate of 2 microfarad, 3 microfarad and 5 microfarad is connected to one common positive terminal, so they are in parallel combination।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी के लिए सिर्फ इसको मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लोग बाद में जब न्यूमेरिकल करेंगे आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। ये लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को याद रहे ये कैसे हो गया, इसलिए मैंने इसको आप लोग करके और लिख के दे दिया। बाद में ये एग्जाम में आप लोगों को लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने दिया है खुद को समझने के लिए। तो ये हो गया। तो इसलिए हम लोग जब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल के लिए क्या आएगा, सी पी इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 + 5 आ जाएगा। तो कितना आएगा 10 हो गया। तो ये 10 माइक्रोफैराड हो गया आप लोगों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 5 माइक्रोफैराड। अभी ये तीनों के जो है इक्विवेलेंट अगर हम लोग यहाँ पे अगर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मिल गया हम लोग को 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस और दूसरा यहाँ पे हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 10 माइक्रोफैराड, ये वाई टर्मिनल के साथ है और ये है 5 माइक्रोफैराड, ये भी जुड़ा हुआ है एक्स टर्मिनल के साथ। अभी क्या हो गया, ये दोनों जो है अभी सीरीज में आ गया। तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/c इक्वल टू 1/5 + 1/10 आ जाएगा। और ये 10 था, यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये 10 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/10। तो फाइनली क्या आएगा 2/10 मतलब क्या आएगा 1/5। तो इसलिए क्या आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। तो ये है आप लोग का आंसर। इसको पॉज करके लिखिए। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये दिया है फिगर ए और ये फिगर बी दिया है। इसमें जो ये है 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों है 1 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे ये है 8 माइक्रोफैराड, ये 4 और ये भी 4 है। तो और इसमें भी दिया है आप लोगों को दूसरा क्या, ये डायग्राम, इसमें जो ये तीनों है 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। और यहाँ पे दिया है 2 माइक्रोफैराड का, ये 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को अभी मैंने जो सिखाया हुआ है, जो न्यूमेरिकल को सिखाया हुआ है, उसी के बेसिस से उसी कॉन्सेप्ट पे आप लोग इसको कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए। दोनों का क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। आज से सभी वीडियो में आप लोगों को होमवर्क दूंगा, वो सभी होमवर्क आप लोग करके मुझे कमेंट में दे देना और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए तो आप लोग बोल लेना। तो ये दोनों जो होमवर्क आप लोगों के ही ये अच्छे से आप लोग करके मुझे दीजिए। कहीं पे भी कुछ हेल्प मत लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर है करने का तरीका समझा दूंगा। लेकिन जो भी करना है खुद से करना है, कहीं पे भी कहीं से भी कुछ कॉपी नहीं करना है। तो इसलिए आप लोग ये जो है अच्छे से कीजिए, वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आज मैं बहुत सारे कुछ कवर करने वाला था, लेकिन वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बहुत टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में लाऊंगा पैरेलल कैपेसिटर्स के ऊपर, जो अलग अलग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। बहुत अलग अलग यूनिक टाइप का क्वेश्चन होगा जो है नीट में आया हुआ है, JW में आ सकता है, या 12 बोर्ड के लिए भी थोड़ा डीप में जाने के लिए कॉन्सेप्ट में वो सही है। और कंपाउंड न्यूमेरिकल जो है कंपाउंड डायलेक्ट्रिक के ऊपर, उसके भी हम लोग न्यूमेरिकल लाऊंगा। आज जो है आप लोगों को कंपाउंड डायलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट थ्योरी समझा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। सीरीज कब होते हैं, डायलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल कब होते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी मैं अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जो है वीडियोस जो है अच्छे से आप लोग कमेंट कीजिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। और अच्छे से पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ेंगे तो रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक बार समझ में आएगा तो बार बार इसको रिवाइज करना है, उसके बाद का जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नहीं तो एक बार या 2 बार करने से नहीं होता। तो इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको कहीं पर भी मिलेगा, दूसरे बुक में मिलेंगे। अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।